हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 जून से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के महाविद्यालयों में परीक्षाओं के बारे में क्या बातचीत चल रही है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आखिर हाथियों की लाशों को क्यों छोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी होप पोर्टल में वर्तमान में किस स्तर पर कार्यवाही चल रही है और क्यों ये सफल नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप UKSSSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पार्ट 1 उत्तराखंड जीएस का एक वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। उसको तुरंत देखिए दोस्तों, मैक्सिमम शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप उसे शेयर करेंगे उतनी जल्दी आपको इसका पार्ट 2 देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस का इतना डीप डिस्कशन किया गया है कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर से आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, 25 जून के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो तुरंत जाइए और इस वीडियो के बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियो भी जरूर देखिए दोस्तों। तो चलिए, उससे पहले कमेंट्स की बात कर लेते हैं। मैं आपसे रोज कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर जरूर दिया कीजिए। कल का हमारा क्वेश्चन था NHPC के बारे में, और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए, उन्हें कहा जाता है बुग्याल। और NHPC के बारे में भी बहुत से छात्रों ने बताया है, बहुत से साथियों ने बताया है कि NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है और इसकी स्टैब्लिशमेंट 7 नवंबर 1975 को हुई थी। तो साक्षी आर्या, शिवम ठाकुर, चेतन भाटिया, आयशा मलिक, मनीष ममगाई, विनीता मेहर और राजेंद्र प्रसाद ने क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दिए हैं। मैं आपसे रोज कहता हूं दोस्तों कि इन क्वेश्चंस का जो भी आपसे इस वीडियो में पूछे जाते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के डिग्री और PG कॉलेज में परीक्षाएं कब होंगी और इसका स्वरूप क्या होगा, इसके लिए अंतिम निर्णय 30 जून के बाद आएगा। और तब तक हर एक ऑप्शन खुला है, चाहे वो एग्ज़ाम का ऑप्शन हो, चाहे वो आपके MCQs का ऑप्शन हो, चाहे वो आपके प्रमोशन का ऑप्शन हो। तो चाहे वो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हों, चाहे वो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हों, फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, या फिर बाकी सारे छात्र हों, सभी के लिए अभी हर एक विकल्प खुला हुआ है। तो कोरोना की वजह से कई राज्यों ने सभी क्लासों को प्रमोट कर दिया है, तो कुछ ने अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। तो उत्तराखंड राज्य ने अभी सभी ऑप्शन खोले हुए हैं कि वो कब एग्ज़ाम कराएगी या नहीं कराएगी। अगला देखिए, बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद की ओर से दिव्य कोरोना किट जिसमें कि हमने वीडियो बनाई हुई है दिव्य कोरोना किट के बारे में, आप वहाँ से पूरा देख सकते हैं। तो इस औषधि के विज्ञापन पर आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी है। ये नया आयुष मंत्रालय बनाया गया था सरकार के द्वारा, तो इसने इस पर रोक लगा दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी जानकारी उन्हें दी जानी चाहिए। और आयुष मंत्रालय ने यह भी कहा है कि केवल इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाली दवाई बनाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन जो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी है वह कोरोना वायरस से लड़ने की दवाई का प्रचार प्रसार कर रही है। तो इसीलिए इस दवा के बारे में सब कुछ, हर एक जानकारी पूछी गई है कि ये अस्पताल कौन सा था, साइट कौन सी थी, किस लैब में इस पे रिसर्च हुई थी, इन सब के बारे में पूछा गया है। अब बात की जाए इसके बारे में, तो अहियापुर की एक निवासी हैं तमन्ना हाशमी, जो कि समाज सेवी हैं। इन्होंने भी कोर्ट में एक परिवाद दर्ज कराया है पतंजलि विश्वविद्यालय और शोध संस्थान के स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के ऊपर। तो कहा गया है दोस्तों कि इन दोनों ने, यानी कि आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव ने देश के साथ धोखाधड़ी की है। इस बारे में ये जो परिवाद है ये दर्ज कराया गया है कि ये सभी झूठ फरेब में इस दवाई को बेचा जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने भी दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है।
अब दोस्तों बात की जाए पतंजलि की। पतंजलि जो है एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है दोस्तों, जो स्वास्थ्य सेवा में काम करती है, और इसके साथ ही इसकी जो दिव्या फार्मेसी है, बहुत सारी मेडिसिन यहाँ से आती हैं, बहुत सारी। और आज के दिन में स्वदेशी मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम है पतंजलि का। तो बात की जाए इसकी स्थापना की, तो ये हुई थी 2006 में, हरिद्वार में स्थित है इसका मुख्यालय। संस्थापक है स्वामी रामदेव। और अगर बात की जाए प्रमुख व्यक्ति या मेन, तो वो है आचार्य बालकृष्ण, जो दिव्या फार्मेसी के लिए जाने जाते हैं और औषधियों के बारे में, यानी कि आयुर्वेदिक औषधियों के काफ़ी बड़े जानकार भी हैं दोस्तों। बात की जाए देवभूमि तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत की, तो देवभूमि तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत, तो ये एक एसोसिएशन होती है दोस्तों, जो चार धाम है, चार धाम के अलावा और जो विशेष मंदिर उत्तराखंड के हैं उनके पुजारियों का एक एसोसिएशन होता है, देवभूमि तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत दोस्तों। तो ये जो महापंचायत है, इसने ये कहा है कि जो अभी उत्तराखंड सरकार देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड के गठन के ऊपर विचार कर रही है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट करेंगे। और केदारनाथ में तो इसके लिए एक प्रोटेस्ट किया भी जा चुका है। तो बात की जाए स्टेट असेंबली ने चार धाम श्राइन मैनेजमेंट बोर्ड बिल 2019 को दिसंबर में एक चेंज के साथ पास किया था, जिसको मंदिर या श्राइन का जो इन्होंने नाम बदल के देवस्थानम किया था, और एक देवस्थानम बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया था, जो मंदिर और उसके अन्य कामों पर नियंत्रण रखेगा। तो देवस्थानम बोर्ड जो है, इसको ऑथेंटिकेशन दी थी, और इसके जो हेड थे वो चीफ मिनिस्टर नियुक्त किए जाने थे, यानी कि चीफ मिनिस्टर जो है ये इसके हेड होंगे। तो ये सारा मैनेजमेंट मंदिर के पुजारियों और वहाँ के लोकल लोगों से छीनकर सरकार के हाथ में दिए जाने के इस एक्ट के विरोध में जो हक हकूकधारी महापंचायत है, उसने कहा है कि वह प्रोटेस्ट करने वाली है बहुत जल्दी। दोस्तों चार धाम के बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, तो आप मुझे बताएंगे चार धाम उत्तराखंड के कौन कौन से हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि उत्तराखंड के जो चार धाम हैं वो कौन कौन से हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। चलिए, The order state that only those private schools which have been imparting education through online classes or other communication modes during the lockdown period will be allowed to charge only the tuition fee। तो ये हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन था, और अब सरकार ने भी ये कह दिया है कि केवल ट्यूशन फीस ही स्कूल ले सकते हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बाकी कोई भी फीस वो पेरेंट्स से नहीं ले सकते। और इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी ऑनलाइन मोड में चल रहा है, तो पहले से जो उसकी फ़ीस फिक्स है उसके हिसाब से फ़ीस ली जा सकती है, ये कहा है स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर ने। और दोस्तों इस ऑर्डर के बाद जो अभिभावक संघ है उसने भी ये कहा है कि वह इसके खिलाफ विरोध करेगी, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ट्यूशन फ़ीस के नाम पर, जो ये ट्यूशन फ़ीस की परमिशन दी गई है इसके नाम पर, अपनी पूरी फ़ीस वसूल रहे हैं, और इसके अलावा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में भी काफ़ी पैसा पेरेंट्स से मांग रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा और प्रॉपर टाइमिंग में क्लासेस भी नहीं हो रही, और जो क्लासेस हो भी रही हैं तो नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से कई बार बच्चों को समस्याएं भी आ रही हैं। अगला है वन विभाग मानसून में हर साल लाखों की संख्या में वृक्षारोपण करता है। दोस्तों उत्तराखंड में जो जंगलों की आग होती है ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है, और उसकी हर साल क्षतिपूर्ति के लिए वन पंचायतें, कई सारे NGOs, बहुत सारी मिशंस जो चलाए जाते हैं उत्तराखंड के द्वारा, उनके अंतर्गत बहुत सारे पौधों का वृक्षारोपण उत्तराखंड में किया जाता है। तो कम से कम इस साल 16 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। तो लगभग हर साल 16 से 20 लाख पौधों का वृक्षारोपण उत्तराखंड में किया जाता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने इस बार प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कि हर साल इतने पौधों का वृक्षारोपण होने के बाद भी उत्तराखंड में इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन क्यों है, पेड़ पौधों का इतना बड़ा स्तर दिखाई क्यों नहीं देता। 16 लाख से 20 लाख पौधे हर साल लगाने के बाद भी
पौधों का स्तर या वृक्षों का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता। चलिए अगली बात की जाए दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों के हमले में मारे गए हाथियों को जंगल में ही छोड़ने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों कॉर्बेट पार्क में लगभग 250 से ज़्यादा बाघ हैं और हाथी भी कम से कम 1200 से 1300 के करीब है। ऐसे में जो हाथियों का शिकार है वो बाघों के द्वारा अधिकतर किया जाता है और इस बार ये हमले बड़े भी हैं। ऐसे में इन हमलों को कम करने, बाघों के आपसी लड़ाई को रोकने के लिए जो हाथियों की लाश है उसे जंगल में ही छोड़ा जाएगा। कि बाघ अगर हमला करते हैं हाथियों पर तो हाथियों की लाश को जंगल में ही छोड़ दिया जाएगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, बाघों को उनका भोजन उनसे मिलता रहेगा, बाघों का आपसी संघर्ष भी कम होगा और हाथियों पर हमला भी थोड़ा कम होगा। दोस्तों बात की जाए नेशनल पार्क की, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में सबसे पहले 1900 के करीब बात हुई थी, जिसमें E.R. स्टेवान और E.A. स्मिथीस ने ये सजेस्ट किया था कि इस जगह पे यानी कि रामनगर की इस जगह पे एक नेशनल पार्क स्टेब्लिश होना चाहिए। उसके बाद 1930 में ये प्रोसेस स्टार्ट की गई थी और उस एरिया को डिमार्केशन में रखा गया था, उसमें मार्किंग स्टार्ट की गई थी एक रिजर्व एरिया की तरह। और आपको मैंने पहले भी बताया है 1936 में 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से एक नेशनल पार्क वहाँ पर बनाया गया, जो कि गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तराखंड जिस एरिया में आता था यूनाइटेड प्रोविंस, उसके जो गवर्नर थे सर मैल्कलम हेली, इनके नाम पर यह हेली नेशनल पार्क बनाया गया 1936 में, जो कि एशिया का पहला नेशनल पार्क था। उसके बाद दोस्तों इसको रीनेम किया गया 1954 में और इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। बात की जाए रामगंगा की, तो ये रामगंगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे बड़ा वाटर सोर्स है, तो इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। और 1955 में इसका नाम फिर से बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया और ये कॉर्बेट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा गया था, जो कि एक काफ़ी फेमस ऑथर और एक प्राकृतिकविद है। तो 1974 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला टाइगर रिजर्व यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आने वाला पहला नेशनल पार्क बना 1974 में। ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड। बात की जाए होप पोर्टल की, तो होप पोर्टल के लिए अभी तक केवल 13,000 माइग्रेंट ने ही पंजीकरण कराया है। कम से कम 2.5 लाख के करीब लोग उत्तराखंड में वापस आए हैं, जिसमें से होप पोर्टल में केवल 13,000 लोगों ने ही पंजीकरण कराया है। और इससे ये डर और बढ़ गया है कि जो प्रवासी या जो माइग्रेंट्स या जो बाहर काम करने वाले लोग वापस आए हैं, वो वापस लॉकडाउन खुलने के बाद उन्हीं महानगरों में वापस चले जाएंगे। दोस्तों बात की जाए होप पोर्टल की, तो इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं और क्वेश्चंस भी हमने इससे किए हुए हैं। तो हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर यानी कि होप पोर्टल जो है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पोर्टल खोला गया था, जिसमें जो भी माइग्रेंट्स वापस आए हैं वो किस काम में या किस स्किल को जानते हैं, इसके बारे में रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल था, जिसके आधार पर बाद में उन्हें अलग अलग रोजगार सरकार मुहैया कराने के बारे में विचार कर रही थी। बात की जाए होप पोर्टल की, तो ये 13 मई 2020 को लॉन्च किया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। 13 मई 2020 को होप पोर्टल लॉन्च किया गया था और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता नज़र नहीं आ रहा है। इसका मुख्य मकसद एक युवाओं का डाटाबेस बनाना था, जो कि उनको रोजगार या स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा पाए। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक जरूर कीजिए दोस्तों और शेयर किया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दिया कीजिए दोस्तों। तो आज आपको आंसर देना है उत्तराखंड के 4 धामों के बारे में और साथ ही वो किस किस डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके साथ ही दोस्तों आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली बाकी वीडियोस को भी जरूर देखना है, चाहे वो यूके SSSC के एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो डेली के करंट अफेयर्स हो। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।